नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत खबर बलरामपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर थे। यहां तुलसीपुर के देवी पाटन स्थित मंदिर पर ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ योगी की 24वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। महंत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सीएम ने कहा कि ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ योगी लोक कल्याण के लिए जाने जाते हैं। ब्रह्मलीन महंत ने इस जनपद और संत समाज के लिए अनेकों काम किए हैं। सनातन धर्म भारत की आत्मा है, इसके बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। जब सनातन धर्म कमजोर होगा तो भारत कमजोर होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने थारू जनजाति छात्रावास का भी लोकार्पण किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर थे बलरामपुर में और ऐसे में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए भी नजर आए। कानून व्यवस्थाओं को लेकर भी जायजा लिया। साथ ही साथ जब उन्होंने महाभारत लिखी, उसके बाद महाभारत के बाद उन्होंने पुराणों की रचना की और उसके बाद उन्होंने एक बार अंतर्मन को करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ देख करके हार चुका हूं, दोनों हाथ खा करके मैं कह रहा हूं, बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि धर्म ही अर्थ और कामनाओं की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। धर्म के मार्ग से विरत मत हो, अन्यथा धर्म के मार्ग से विरत होने का दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा और वह दुष्परिणाम हमारे सामने उस समय के सबसे बड़े युद्ध महाभारत के रूप में हम सबने देखा। याद करना, धर्म हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण कारक है जो हमें अच्छे मार्ग पर ले जाता है। केवल उपासना विधि ही धर्म नहीं है। धर्म की विस्तृत व्याख्या सनातन धर्मावलंबियों ने और सनातन धर्म के ऋषि परंपरा ने किया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक कुमार पाल बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, 2 दिवसीय दौरे पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में, क्या कुछ खास रहा? मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बलरामपुर में शाम को पहुंचे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये 2 दिवसीय दौरा रहा है। शाम 4:25 पर हवलिया मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड किया। वहां से मुख्यमंत्री कार के माध्यम से तुलसीपुर देवी पाटन मंदिर में पहुंचे, जहां ब्रह्मकालीन महेंद्र योगी ऐसा जो श्रद्धांजलि अर्पित का प्रोग्राम था उसमें वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात्रि विश्राम किए हैं मंदिर में। हालांकि मैं आपको बता कि ब्रह्मकालीन महंत महेंद्र नाथ योगी की 24वीं पुण्य श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया गया। हालांकि यहाँ राम कथा का भी कार्यक्रम किया जाता है। साल की तरह इस साल भी महंत महेंद्र नाथ योगी के 24वें पुण्यतिथि पर पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। बिल्कुल, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहा? सीएम योगी आदित्यनाथ का गौशालाओं का भी निरीक्षण किया है। तो ब्रह्मलीन महंत ने वर्ष 1993 में थारू छात्रों के लिए निःशुल्क छात्रावास बनाया था, जो कि जर्जर हो गया था। अब नए भवन का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो इस भवन में, इस छात्रावास में बच्चों को भोजन, शिक्षा और तमाम सुविधाएं निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। तो छात्रावास का भवन जर्जर हो गया था, जिसका लोकार्पण श्रद्धांजलि कार्यक्रम के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। तो मंदिर परिसर में ही एक नया छात्रावास भवन बनकर समर्पित किया गया है। महंत महेंद्र नाथ योगी को उनके 24वीं पुण्यतिथि पर देवी पाटन मंदिर में 7 दिवसीय श्री राम कथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक पाल लगातार बने हुए हैं। अशोक, आज क्या कुछ रहा सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम? कितने बजे वो रवाना हुए बलरामपुर से?
श्रुति, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी यहाँ के जिलों का दौरा करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रात्रि विश्राम तुलसीपुर देवी पाटन मंदिर में होता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या भी दौरा किए थे, उनका रात्रि विश्राम देवी पाटन मंदिर में था। यहाँ पर वो रात्रि विश्राम किए, सुबह होते ही माँ आज शक्तिपीठ का पूजा अर्चना किए। हालांकि गौशाला में गायों का गुड़ और चारा खिला करके उनका सेवा भी करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी रात्रि विश्राम करते हैं तभी सुबह होते ही यहाँ के गायों को चारा खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं और उनका सेवा भी करते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री का जो भी कार्यक्रम होता है उसके लिए रवाना हो जाते हैं। बिल्कुल, आज गौशालाओं का निरीक्षण भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। क्या कुछ कमी पाई गई? क्या कुछ सख्त निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए? जनप्रतिनिधियों और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक भी किया है। हालांकि यहाँ के विकास के कार्यों को लेकर के लगातार चर्चा भी की जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस तरह से बलरामपुर में विकास के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है, विकास के कार्य दी जाती है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है, इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं की जा रही है और उसमें जो कमियां पाई जाती है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को फटकार भी लगाते हुए दिखते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जिले में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी अधिकारी, जो भी जिम्मेदार इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर से सख्त रुख अपनाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। अशोक ब्रह्मलीन महंत महेंद्रनाथ योगी के 24वीं पुण्यतिथि पर 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कब से ये कब तक आयोजन और क्या कुछ इस आयोजन में खास? श्रुति, मैं आपको बता दूं कि महंत महेंद्रनाथ योगी की आज 24वीं पुण्यतिथि चल रही है। हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री इस पुण्य तिथि पर आए और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की। हालांकि महेंद्रनाथ योगी के द्वारा 1993 में थारू जनजाति के को लेकर के लगातार उनपे छात्रावास बनाया गया था। हालांकि उस छात्रावास जर्जर हो गया, उसको नया निर्माण कराया गया। हालांकि थारू जनजाति के नए निर्माण का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया, लोकार्पण भी किया है। हालांकि थारू जनजाति जो छात्रावास बनाया गया उसमें थारू जनजाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षाएं दी जाती है, निःशुल्क भोजन भी किया जाता है और निःशुल्क सुविधाएं उसमें अनेकों थारू जनजाति के छात्रों को दी जाती है। हालांकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थारू जनजाति के लोगों को भी काफी विकास के कार्यों में योजना देते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, ऐसे में थारू जनजातियों के लिए नए छात्रावास भवन का भी लोकार्पण किया गया है। इस भवन में क्या कुछ खास, क्या कुछ सुविधाएं छात्रों के लिए? मैं आपको बता दूं कि श्रुति, इस छात्रावास में थारू जनजाति के छात्रों को शिक्षा दी जाती है। उनमें जो सांस्कृतिक अब सुविधाएं खत्म हो गई, सांस्कृतिक जो शिक्षाएं खत्म होती हुई नजर आ रही है, वो थारू जनजाति के छात्रों को भी पढ़ाते लिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के जितने भी संत हैं, वो ऋषि मुनि हैं, वो सभी थारू जनजाति के छात्राओं को देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से योगाभ्यास भी खत्म होता हुआ अपने देश से नजर आता है, वहीं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थारू जनजाति के छात्रों को ये सारी सुविधाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे अनेकों इसमें सुविधाएं दी गई जो थारू जनजाति के लिए कहीं ना कहीं छात्राओं के लिए सुविधाजनक भी माना जा रहा है। बिल्कुल, ऐसे में नए भवन का लोकार्पण किया गया है। इस भवन में तमाम सुविधाएं छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत शुक्रिया अशोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। हजरतगंज कोतवाली का माल खाना खाली हो गया है। पुलिस सुरक्षा में रखा गया सामान ही सुरक्षित नहीं, कोतवाली के माल खाने में रखी विदेशी मुद्रा भी गायब हो गई है। पिछले 20 साल से लूटा जा रहा था माल खाना। 10 लाख रुपए की हेराफेरी मिलने पर शुरू हुई जांच। 16 मुकदमे से जुड़े माल खाने में नहीं लगा पता। मालखाना खाली करने वाले कई प्रभारियों पर गिरेगी गाज। इसके पहले कई मालखाना इंचार्ज पर दर्ज हो चुकी है एफआईआर। वहीं पीलीभीत की पूरनपुर तहसील क्षेत्र के शारदा नदी पर पक्का पुल मंजूर होने के बाद क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लेकिन नदी पर पक्का पुल तो छोड़िए, यहां पैटून पुल बनने में लापरवाही बरती जा रही है। जहां लोग यात्रा करने के लिए बस, टैक्सी या ट्रेन या प्लेन का इंतजार करते हैं, वहीं पीलीभीत में 21वीं सदी होने के बाद भी अपने घर जाने के लिए
लोग नाव का इंतजार करते हुए लंबी कतारों में नजर आते हैं। वहीं इंडिया वॉइस की टीम मौके पर पहुंची और देखा कि नाव के लिए लंबी कतारें लगी हुई है। शारदा क्षेत्र के लोगों को पीडब्ल्यूडी की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 15 अक्टूबर को शारदा नदी पर शुरू होने वाला पैटून पुल अभी तक बनकर भी तैयार नहीं हो सका है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लोग मजबूर हो गए। पैटून पुल को दिन पे दिन तैयारियों में जो तेजी होना चाहिए थी, उसको इतना तेजी ना करके लेट हो कर रहे हैं उसको दिन पे दिन। और कई लोग जान जोखिम में डाल के पर डे, कई लोग नाव का सहारा लेके नाव अपनी जान जोखिम में डाल के पार करते हैं उस चीज को। तो सरकार को भी इस चीज को जल्दी देख के और ध्यान रख के उसको जल्दी बनवाना चाहिए। काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि नाव है, नाव जान जोखिम में डालनी पड़ती है, नाव का डूबने के भी चांसेस कई बार रहते हैं। ऐसा हाल ही में कई बार ऐसा हो भी चुका है, नाव खराब होने की वजह से कई बार नाव टूट गई, पलट गई, कई लोगों की जान जोखिम में पड़ गई। तो इन चीजों से सबसे बचा जा सकता है। अगर ये चीज अगर जल्दी बन जाएगी तो तमाम लापरवाहियों और तमाम इन चीजों से निजात मिल सकती है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आखिर क्या कुछ लापरवाही है पीडब्ल्यूडी की या फिर कोई और मजबूरी जिसकी वजह से अभी तक पैटून पुल का निर्माण नहीं करवाया जा सका है? जी श्रुति, जैसे कि हमको बता दें पीलीभीत में जैसे कि बाढ़ से भी लोग परेशान रहते हैं, जिसके बाद में 15 अक्टूबर से ये पुल का निर्माण होना था, मंजूर हुआ था प्रशासन के द्वारा। लेकिन ठेकेदार या किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा लापरवाही बरतने के बाद में आप देख सकते हैं कि वीडियो में लंबी कतारें लगी हुई है कि इधर से उधर जो है कि शारदा नदी से पार नहीं उतर सकते नाव की वजह से। जो लोग उतरते हैं नाव पलटने और उलटने की डर रहता है, जिसमें लोगों की जान माल का खतरा भी बना रहता है श्रुति। और देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिलों की कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है। पैटून पुल न बनने की वजह से ये सब लापरवाही जो है कि प्रशासन के द्वारा बरती जा रही है। तो देखा जा सकता है कि किस प्रकार से मोटरसाइकिलें जो होती नाव पर लाद करके दूसरी जगह से दूसरी जगह तक कैसे नदी पार कराई जाती है। और शारदा क्षेत्र के जो उस पार है 17 ग्राम पंचायतें, लगभग 17 से अधिक जो ग्राम पंचायतें रहने वाली है, वो अपने फूलपुर या पीलीभीत किसी मुख्यालय कार्य से आते हैं, तो उन्हें काफी जो है कि खामियाजा भुगतना पड़ता है श्रुति जी। बिल्कुल, पैटून पुल नहीं बनने पर लोगों को क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी लंबी कतारें लगी है। आपने कोई अगर आवश्यक कार से अगर पीलीभीत कोई जाना चाहता है शारदा पार वाला, तो लगभग वो या 2-3 घंटा लेट हो जाता है या फिर नहीं पहुंच पाता, वहीं से उसको वापस होना पड़ता है। और ये भी डर लगा रहता है कि नाव कहीं शारदा नदी में पलट गई तो जान भी जा सकती है। तो इसी वजह से शारदा पार वाले जो ग्रामीण क्षेत्र लोग हैं, वो लोग आने से भी कतराते रहते हैं। और जो पीडब्ल्यूडी की लापरवाही जो बरत रहे बराबर, पैटून पुल तक नहीं मिल पा रहे। यहाँ तक पक्का पुल भी मंजूर हो चुका है पीलीभीत में। अभयपुर जगतपुर में जो कि योगी आदित्यनाथ का दौरा भी हुआ था, जब बाढ़ पीड़ित में चल रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ ने भी आश्वासन दिया था कि यहाँ पर जो है कि पुल बनवाया जाएगा। पुल तो मंजूर हो गया, लेकिन अभी तक जो है कि यहाँ पर मतलब पैटून पुल नहीं बन पा रहा है आवागमन के लिए। जी श्रुति, बिल्कुल, टेंडर मंजूर हो गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर आश्वासन दे दिया, फिर पीडब्ल्यूडी की तरफ से अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? देखिए, पैटून पुल तो पहले बन जाए, जो पीडब्ल्यूडी प्रशासन है वो अभी तक जो है कि रोड भी इसके साथ में मंजूर हुआ था। सड़क पुल से जो है बाईपास वाला रोड निर्माण हो रहा है, उसमें थोड़ी ढिलाई बढ़ती जा रही है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी कार्य किया जा रहा है, लेकिन मतलब धीरे प्रकार से थोड़ा किया जा रहा है। जी श्रुति, बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख सकते हैं अमित, क्या कुछ स्थिति है वहां पर। बाइक सवार लोगों को भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जी, आप जो देखते हैं कि कितनी सदी चल रही है, लेकिन पीलीभीत में अभी भी नाव का सहारा लेकर करके लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। और लंबी जो मोटरसाइकिलें इतनी बढ़ जाती हैं, तो जो नाव इधर उधर डामाडोल होने लगती है, तो उसकी वजह से नाव पलटने का भी डर लगा रहता है। तो अपनी जान जोखिम में डाल करके राहगीर भी मजबूर में निकलने के लिए तैयार है, क्योंकि पैटून पुल की तैयारी न होने के कारण मजबूरन होकर करके राहगीर इधर से उधर जाते हैं। और अब क्या करे, वो मजबूर होकर करके नदी पार करते तो है, लेकिन उन्हें डर ही लगा रहता है कहीं अपने घर से सुरक्षित पहुंच पाएंगे या नहीं। स्थानीय लोगों ने भी बताया है कि कई बार नाव पलट भी चुकी है, लेकिन जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचाई है श्रुति। बिल्कुल अमित, ऐसे में अभी तक क्या कुछ हादसा हुआ है, कितने लोगों की जान गई है अमित?
हालांकि देखो श्रुति, हमको बता दें, जान की तो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं मिली है, लेकिन जो है कि नाव है, जो गहराई है, शारदा नदी है, उसकी काफी गहराई होने के बाद में नाव होती है, तो इस प्रकार से जान जोखिम में डाल करके उसे आगे निकलते हैं तो उन्हें जान माल का डर बना ही रहता है, क्योंकि कोई सब समय जो हादसा बड़ा हो सकता है। लेकिन जो पैटर्न पुल नहीं बन पा रहा है, तो उसकी वजह से काफी जो राहगीरों में रोष दिखा, स्थानीय लोगों में भी रोष दिखा है, क्योंकि पक्का पुल की बात छोड़ दो, अभी तक जो पैटर्न पुल नहीं बन पा रहा है, अभी तक जो वो आवागमन और मुख्यालय कार्य के लिए, अपने आवश्यक कार्य के लिए जो दिल्ली जा सके, वो लेट हो जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। बिल्कुल अमित, ऐसे में लोगों में आक्रोश है, लोग लगातार पैटर्न पुल के जल्द बनने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड किया गया है। अगस्त में हुई 5 दिवसीय परीक्षा का रिजल्ट अब जारी हो गया है। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा हुई थी और अब इसका रिजल्ट भी जारी किया गया है। यूपी भर्ती परीक्षा बोर्ड को लेकर बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। भर्ती परीक्षा बोर्ड का ये रिजल्ट जारी हुआ है अगस्त महीने 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा आयोजित की गई थी। सकुशल परीक्षा का आयोजन किया गया था। पेपर लीक जैसी भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी। अगस्त में 5 दिवसीय परीक्षा का आज रिजल्ट भी जारी हो गया है। तो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड किया गया है। यहां पर जाकर यूपी बोर्ड के भर्ती बोर्ड को वेबसाइट पर जाकर अभ्यर्थी अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। तो 5 दिवसीय भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। 23, 25, 24, 30 और 31 अगस्त को इसकी परीक्षा हुई थी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, 5 दिवसीय अगस्त में ये परीक्षा का आयोजन किया गया था, आज रिजल्ट सामने आ गया है, क्या कुछ है रिजल्ट में खास, क्या कुछ जानकारी? श्रुति, बहुप्रतीक्षित जो पुलिस भर्ती का परिणाम है वो घोषित किया जा चुका है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे इसको जाकर के अभ्यर्थी देख सकते हैं। साथ में जो पारदर्शिता बरती गई है, क्योंकि एक बार पेपर लीक के बाद प्रदेश सरकार ने जो है काफी कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम कराया था और अब परिणाम भी आ गया है। उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में 1000 से अधिक केंद्रों पर एग्जाम हुआ था और अब इसका परिणाम आने से एक बार ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि योगी सरकार पर जो इल्जाम लगते थे कि नौकरी नहीं देना चाहती है, लेकिन योगी सरकार ने एकदम साबित कर दिया है कि सरकार की मंशा साफ है, बेरोजगारों को नौकरी देना। 50,000 से अधिक पदों पर ये भर्ती का रिजल्ट परिणाम घोषित किया गया है। बिल्कुल, कट ऑफ सूची भी जारी की गई है अनिल जी सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर। देखिए, अभी कट ऑफ को लेकर के कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जल्द स्थिति स्पष्ट होने वाली है। इसके बाद जो है, जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनके शारीरिक माप परीक्षण होगा, दस्तावेज का परीक्षण होगा और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया में एकदम जो अभ्यर्थी सफल होगा उसको जो है प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। बिल्कुल, 27 के चुनाव से पहले और उपचुनाव के रिजल्ट से पहले ये जो खबर आई है, क्योंकि ये युवाओं के लिए खुशखबरी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के लिए बेहद चिंतित करने वाली, क्योंकि लगातार रोजगार के नाम पर विपक्षी पार्टियां योगी सरकार का घेराव कर रही थी। हाँ, बेशक श्रुति, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार हमला बोला जाता था। जो सपा सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, वो कहते हैं कि सरकार खुद ही पेपर लीक कराती है, क्योंकि सरकार की मंशा जो है बेरोजगारों को रोजगार देना नहीं है। लेकिन ये परिणाम घोषित करके सिपाही भर्ती का योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि उनकी नीयत एकदम साफ है, वो जनता के हित में जो है काम कर रहे हैं। उन्होंने जो परिणाम घोषित किया है, 60,244 पदों पर जो है वो पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर परिणाम आया है श्रुति, और सरकार ने एकदम मैसेज देने की ये कोशिश की है कि रोजगार के लेकर के योगी सरकार बहुत संवेदनशील है और जो सरकारी पद खाली हैं उनको भरने के लिए जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस में चल रही है। बिल्कुल, ऐसे में अनिल जी, क्योंकि अब रिजल्ट जारी हो चुका है, पेट और टीएसटी टेस्ट कब तक हो सकते हैं, कब तक इसका आयोजन? देखिए, पुलिस भर्ती बोर्ड अब ये जल्द घोषित करेगा, क्योंकि एक के बाद दूसरा चरण
शुरू होता है। जैसे एग्जाम हुआ उसके बाद कुंजी आंसर शीट भी घोषित की गई, जिससे लोगों ने अपने अंकों का मिलान किया। अब उसके बाद ये परिणाम आया है, क्योंकि आंसर शीट घोषित होने के बाद जो दुनिया भर के आरोप लगते हैं कि धांधली हो गई, हमारा नंबर कम था, हमारा नंबर ज्यादा था, उसकी आंसर कुंजी भी जो है सरकार की तरफ से जो है 30 तारीख को जारी कर दी गई थी। लोगों ने उससे मिलान भी की होगी और अब परिणाम आ गया है। तो एक प्रोसेस है ये कि एग्जाम होगा, फिर उसके बाद परिणाम आएगा, फिर आंसर की जो है वो जारी होगी। अब जो है जो सारी दक्षता है, जो अभिलेखों का सत्यापन है, इसकी प्रक्रिया जो है जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, अब रिजल्ट जारी हो गया है। अब शैक्षणिक जो परीक्षा है, शारीरिक जो परीक्षा है, उसका भी आयोजन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं यूपी के झांसी में मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वोट में हुए अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब तक 15 मौतों के लिए किसी को भी दोषी भले न ठहराया गया हो, लेकिन प्रशासन ने एक बड़ी और एक बेहद अहम कार्यवाही जरूर की है। वह की घटना के बाद निरीक्षण करने आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के स्वागत में चूना डालने वाले 2 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है, यानी कि बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं इस निलंबन की खबर मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह सिंगर ने दी है। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें जिसने चूना डलवाया, उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। तो 15 लोगों की मौत हो गई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गुलशेख मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशेख, चूना डालने वाले 2 कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार देर रात को झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड बच्चे में आग लग जाती है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। कल भी 3 बच्चों की मौत हुई, उससे पहले 2 बच्चे, और यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए तो अभी तक इस अग्निकांड के बाद से 15 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं जिस दिन ये घटना घटित हुई थी उसी रात डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का झांसी पे दौरा था। जब उनके पहुंचने से पहले वहां पर साफ सफाई कर कर्मचारियों द्वारा चूना डाला गया, जिसका वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद डिप्टी सीएम का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने बोला कि इस तरीके के कार्य की हम निंदा करते हैं और जो भी कर्मचारियों द्वारा ये चूना डाला गया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल बात ये सामने आ रही है कि इतना बड़ा अग्निकांड हो गया, उसमें अभी तक किसी के ऊपर जांच नहीं हुई, ना कोई कार्रवाई हुई। एक मामूली सा जो कर्मचारी चूना डाल रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई और 2 लोगों की इसमें बर्खास्ती कर दी गई है। बिल्कुल, 15 लोगों की मौत हो गई गुलशेख, और अभी तक कोई किसी तरह की कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। आगे प्रशासन इस पूरे मामले पर किस तरीके से एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है? जी बस बता दूं, निर्देशक से टीम आई हुई थी झांसी मेडिकल। उन्होंने 2 दिन यहाँ पर रहकर सभी चीजों का मुआयना किया, जांच किया और जो सीन था उसको भी रिक्रिएट करके देखा कि ताकि सामने आ सके कि शॉर्ट सर्किट किस तरीके से हुआ था, आग किस तरीके से लगी थी। बहरहाल उन्होंने पत्रकारों को कोई जानकारी नहीं दी और उनका कहना है कि ये जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। उसके बाद शासन इस रिपोर्ट को देखकर जो भी कार्रवाई करता है वो देखने वाली बात होगी। क्या अभी तक कोई भी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपा नहीं गया प्रशासन के द्वारा? क्योंकि कहा जा रहा था कि 24 घंटे के अंदर ही जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी। जी, एक जांच रिपोर्ट पेश कर दी गई है जिसमें शॉर्ट सर्किट बताया गया है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट का बताया गया था इसमें। उसके बाद फिर टीम आई थी जो कि अभी जांच रिपोर्ट है उनको शासन को सौंपना है। फिलहाल अभी रिपोर्ट में क्या है, उसके आधार पर क्या कार्रवाई होनी और इसका असल जिम्मेदार और जवाबदार कौन है, ये अभी तक सामने नहीं आया है। फिलहाल अभी चूना डालने वालों के ऊपर कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, ऐसे में गुलशेख ये बेहद दर्दनाक हादसा, इस हादसे के बाद प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है, रिपोर्ट भी पेश किए जा रहे हैं। अब रिपोर्ट आगे जो भी रिपोर्ट पेश किए जाते हैं उसमें क्या कुछ अहम खुलासे निकलकर सामने आते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया शेख गुल मोहम्मद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।